सिलिकॉन वैली बैंक के मैटर की वजह से पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट में $200 बिलियन का कैपिटल साफ हो गया है। क्या यह हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम वापस से 2008 में जिस तरीके से सब प्राइम क्राइसिस आया था बैंकिंग सिस्टम के फेल होने की वजह से, वैसा वापस से होने वाला है? डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को और एक एक क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा एक एक वीडियो को। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में हम यूजुअली क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसी बैंक है जो लोन्स दे रही है वो खराब लोन्स दे रही है, मतलब यानी कि उन्हें एनपीए बहुत ज्यादा हो रहा है, बैड लोन्स दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से कोई भी बैंक फेल हो सकती है। पर यहां पे तो कुछ उल्टा ही हो गया। यहां पे एक डिपॉजिट्स की वजह से बैंक फेल हो रही है। बस दिक्कत बैंकिंग ने इतनी सी करी कि डिपॉजिट लिए, उसे लगा कि आगे लोन देने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसने अपना पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। बिकॉज यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ी, गवर्नमेंट की बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, एमटीएम लॉस हुआ, काफी सारे डिपॉजिटर आ गए पैसा वापस मांगने के लिए इस कंप्लीट बैंक को। अगर इन्हें अपने डिपॉजिटर को वापस पैसा देना था, ये मार्केट में गए और वहां पे सेल करने लग गए बॉन्ड्स, और बॉन्ड सेल करते ही इन्हें मेजर लॉस हुआ। ये कंप्लीट सिनेरियो हो गया। इसमें ना हमें एक चीज समझ आती है कि बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ लोन से सब कुछ नहीं होता, एसेट लायबिलिटी मिक्स भी प्रॉपर होना जरूरी होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम 2008 की बात करें ना, जब वो कंप्लीट मैटर सामने आया था, जो फेड है, जो यूएस गवर्नमेंट आप बोलो या फिर फेड बोलो, फेड का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ था 15 से 17 दिन बाद। मतलब मैटर हो गया, 15 दिन तक कोई भी माई बाप नहीं था, उसके बाद यूएस फेड सपोर्ट में आया था। इस बार बिकॉज इसने 2008 से यूएस फेड ने लर्निंग ले ली है, इन्होंने सपोर्ट देना स्टार्ट किया पहले दिन। फेड ने कहा कि अगर किसी को भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, किसी भी डिपॉजिटर को, इमीडिएटली उसे पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ फेड ने इवन दूसरी बैंक्स, देखिए जब एक बैंक में सिस्टम में दिक्कत आती है ना, मोर और लेस बाकी सारे बैंक्स भी ऑलमोस्ट सेम सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। एटलीस्ट छोटे बैंक में तो सेम सिस्टमैटिक रिस्क आपको मिलने वाली है। तो फेड ने कहा कि अगर किसी और बैंक को भी ऐसी दिक्कत आए तो वो आराम से आके फंडिंग ले सकती है हमसे, और हमारे अगर बॉन्ड को बेचने की जरूरत है तो बहुत ही नॉमिनल रेट पे हमें बेच सकती है, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन द मार्केट। और मार्केट में पैनिक में सेलिंग करने से अच्छा है आप हमें माल देके जाओ। तो ये फेड का बहुत अच्छा प्रोएक्टिव एक्शन था जो इन्होंने 2008 में नहीं लिया था। हम कह सकते हैं कि 2008 की लर्निंग ली है फेड ने यहां पे। तो दूसरे पॉइंट से हमें ऐसा लगने लगता है और प्रतीत होता है कि कंप्लीट मैटर खत्म हो गया। यहीं पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यह है कि लाइफ में ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई इशू आए हैं, वो इशू सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ने बीच में एक एक्सटर्नल सपोर्ट डाला है, वो इशू कभी भी खत्म नहीं होगा। इशू खत्म उस दिन होगा जब इस इशू की न्यूज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आए या एक पॉजिटिव सेटअप आए। पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव सेटअप इस केस में क्या हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होना चाहिए, मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव सेटअप ये होता है कि जो अगली रेट हाइक का मैटर आ रहा है या रेट के रिलेटेड इशू आ रहा है, उसमें कमेंट्री फेवरेबल होनी चाहिए। बिकॉज ये सारा का सारा मैटर इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से हुआ है, तो फेड को अपनी अगली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करनी चाहिए, प्लस कमेंट्री फेवरेबल आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट न्यूज है ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रही है। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, ये न्यूज न्यूट्रलाइज नहीं होगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अब मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे जा चुका है, यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी मिलते रहेंगे, डेड कैट बाउंस भी मिलेंगे। तो मतलब आने वाले कुछ समय में आपको वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने बहुत ही सिंपल से 3 पॉइंट में आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारे आनंद का फंडा के पहले पार्ट में, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.58% नेगेटिव, निफ्टी 0.65% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.39% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स भी आधा % टूटा। जब मार्केट 17,000 के नीचे या इसके आसपास मेंटेन्ड है, जितनी हमारी मंथली एसआईपी चल रही है, अगर उससे टॉपअप किया जाए तो काफी फेवरेबल हो सकता है। मतलब एसआईपी टॉपअप जो हमारा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे टॉपअप की अपॉर्चुनिटी हमें इस मंथ मिल चुकी है। टॉपअप की स्टाइल क्या होती है? जितनी आपकी मंथली एसआईपी चल रही है, सपोज करते हैं 20,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, तो 20,000 रुपए का ही आपका टॉपअप होता है। अगर आप हमारी टीम से कनेक्टेड है, हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड मैनेज करने में हेल्प कर रही है, तो आप सीधा अपने आरएम से बात कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया, फार्मा, हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग था। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल्स काफी वीक था। मार्केट में जब बाउंस बैक आएगा, आईटी एज अ सेक्टर लीड कर सकता है, इंफ्रा एज अ सेक्टर लीड कर सकता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है। मीन रिवर्सल का यहां पे काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली बाउंस आना जरूरी है, पर जब भी आएगा आपको लग सकता है आईटी, इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक जैसे कि
L&T फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, रिलायंस, ऐसे स्टॉक पे हमें स्टडी करना पड़ेगा। विक्स 16 के पास है, फाइनली थोड़ी बहुत अगर हम ऑप्शन सेलिंग करें और पोजिशनल करें तो उसकी अपॉर्चुनिटी आ गई है। 13 से नीचे हो विक्स तब कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं होती है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,160, फ्लैट ओपनिंग हुई थी, बाउंस आया, करेक्ट हुआ, बाउंस आया, फिर करेक्ट हुआ और न्यूट्रल सी क्लोजिंग हमें मिल चुकी थी। मतलब आज के दिन मार्केट में दो बार हमें बाउंस देखने को मिले, पर मार्केट में बाउंस सस्टेन नहीं हो रहे थे। अगर हम डाउ फ्यूचर्स की और यूएस मार्केट के फ्यूचर्स की बात करें तो सारे के सारे स्लाइटली पॉजिटिव चल रहे हैं, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है, न्यूट्रल में भी नहीं आया। न्यूट्रल में आने के लिए मार्केट को एक सपोजिट बॉटम बना के हमारा जो फंडा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डे मिले वो देना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे है, रेदर 0.65 के आसपास चल रहा है, काफी कंफर्टेबल होता जा रहा है। यहां से मार्केट में 150 से 200 पॉइंट का और नीचे गया और वहां पे हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव जोन हो जाएगा पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे। चलते हैं स्क्रीन पे और चीजों को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले एफआईआईज और डीआईएस का चेकआउट कर लेते हैं। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से अगर हम 13 मार्च की बात करें तो यहां पे एफआईआईज की तरफ से 1500 करोड़ की सेल और डीआईएस की तरफ से इतनी ही परचेज हुई है। अगर हम इंडेक्स की बात करें और इंट्राडे पर्पस के लिए डिस्कस करें, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करना। यहां पे निफ्टी को करेक्ट होते हुए 1 2 3 4 दिन हो गए हैं, कल पांचवा दिन है। पांचवा दिन कई बार रिवर्सल का दिन हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से ये फॉल आया है, देखिए होता क्या है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर या स्ट्रेट नीचे नहीं जा सकता। जिस तरीके से ये फॉल आया है, अगर कल गैप डाउन होता है तो हल्के से रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी यहां पे काफी ज्यादा हो जाती है। कल नहीं तो परसों में ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर फिफ्थ डे में रिवर्सल नहीं आया तो फिर सेवेंथ डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखने के लिए, पर फिफ्थ डे पे चांसेस हाई है बिकॉज पुट कॉल रेशियो भी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो आपके सामने प्रेजेंट कर सकते थे, तो वही प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। अब इंट्राडे बेसिस पे लेवल्स की बात करी जाए तो हमारे सामने बहुत सिंपल से लेवल आते हैं। अगर हमें पॉजिटिव ट्रेड को ट्रिगर करना है या पॉजिटिव ट्रेड करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके कभी भी 17,230 के लेवल को क्रॉस करे, रेदर राउंड फिगर में 17,200 को क्रॉस करे, तो एटलीस्ट 400 तक का हमें बाउंस मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, जिगजैग करता है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और अगर आज का लो जो आप कह सकते हो राउंड फिगर में 17,000 का लेवल अंडरकट होता है, तो मार्केट यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम सेम चीज को ऑप्शन चेन एनालिसिस से कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें वीकली ऑप्शन के डेटा में मिलता है कि 17,200 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहां पे बिल्डअप भी हो रहा है। और यहां पे हमारी लॉन्ग का लेवल भी बन रहा है 17,200 के ऊपर। ये हमारे लिए बिल्कुल क्रॉस कैच मैच हो गया है कि 17,200 के ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है 220 230 लेवल के ऊपर, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सपोर्ट की बात करें तो 17,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और 17,000 के फिर नीचे हमें सीधा सपोर्ट मिलेगा 16,800 पे। तो सपोर्ट यहां पे थोड़ा सा वीक बन रहा है, पर मार्केट के लिए अपने आज के दिन को लो को इमीडिएटली सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा फॉर एनी बाउंस बैक। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। ये एक पुराना लेवल भी सपोर्ट का है जहां पे मार्केट ने पहले रिटेस्ट किया था। एक बार मैं अगर आपको डेली कैंडलस्टिक में ले जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप सीधा देखिएगा, ये पुराने रिटेस्ट के लेवल है जहां पे मार्केट काम कर रहा है। अब अगर हम इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो इंट्राडे बेसिस में बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। अगर मार्केट इस लेवल को 39,770 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो 40,250 तक का हमें पहला टारगेट मिलता है एंड 40,500 तक का हमारा फाइनल टारगेट हो जाता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो मार्केट में कभी भी अगर आज के दिन का लो कटता है, देखिए आज के दिन का लो हमारे लिए सिंपल सा टारगेट हो जाएगा अगर हमें शॉर्ट करना है तो आज के दिन का लो कटता है डिसाइसिवली, तो यहां पे हमारे लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी। कल एक हॉल्ट वाला दिन, मतलब मार्केट ने बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल दी है, कल एक इनसाइड कैंडल, एक हॉल्ट वाला दिन, एक शांति वाला दिन हो जाए तो वो हमें टेंशन नहीं होती। और कल अगर पॉजिटिव दिन हो जाता है तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए क्योंकि हमारे सामने धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर कल हमें नहीं मिलता, देखिए अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्लाइंडली काम कर लेंगे बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, क्वांटिटीज हम नहीं बढ़ाएंगे, पर अगर कुछ मिलती है ट्रेड बनती हुई तो हमारे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक है टीसीएस। ये अपने फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है जो हो जाता है रफली 3200 का लेवल। तो अगर इसमें बाउंस आना है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 3220 के लेवल क्रॉस करते ही एटलीस्ट 3250 और 3300 तक के लेवल्स का यहां पे बाउंस बैक मिल सकता है, इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक टू वॉच आउट है एल&टी।
अगर ये कल अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है और 2150 के ऊपर जाता है तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है स्टडी करने के लिए। यहां पे हमें एटलीस्ट एक अच्छी स्पेस मिल रही है 2200 और 2210 तक, तो ये इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट हो सकता है। और वैसे भी ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी मार्क किया था, इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर लिंक मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स हो, टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।